इलाहाबाद में चल रहे पूर्ण कुंभ में संतों के बीच छिड़ गया है अब एक नया विवाद। जूना अखाड़े ने पायलट बाबा समेत 6 महामंडलेश्वरों को बर्खास्त कर दिया है। इन पर अलग से एक मंडलेश्वर परिषद बनाने का आरोप है। जूना अखाड़े के मुताबिक जब किसी संत को महामंडलेश्वर बनाया जाता है तो अखाड़ा उन्हें शपथ दिलाता है कि वो ताउम्र अखाड़े से जुड़े रहेंगे। लेकिन आरोप है कि पायलट बाबा समेत 6 महामंडलेश्वर अपनी शपथ कायम नहीं रख सके। इस परिस्थिति में वो लोग मंडलेश्वर परिषद बनाया, जूना अखाड़ा के किसी तरह का सूचना दिए बिना। जब हम लोग को मीडिया के माध्यम से पता चला तो हम लोग उन लोग को सूचना दिए, मगर वो लोग उस पर किसी प्रकार का जो है ना मतलब न कोई जवाब दिया और वो लोग अपना चुनाव कर लिया। चुनाव करने के बाद हम लोग को जो है बाध्य होकर के जो है हम लोग को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा कि उनको हम लोग बहिष्कार जो है ना कर दिए। शाही स्नान में महामंडलेश्वरों की चांदी के सिंहासन पर बैठकर गंगा में डुबकी लगाने की परंपरा है, लेकिन बर्खास्त किए गए सभी 6 महामंडलेश्वरों को अब ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यही नहीं, जूना अखाड़े ने इन महामंडलेश्वरों को दूसरा शाही स्नान साथ करने से भी मना कर दिया। हमारे साथ जुलूस में वो स्नान नहीं कर सकते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष संत ज्ञान दास भी मंडलेश्वर परिषद बनाने को अनुचित बता रहे हैं। उनका कहना है कि पायलट बाबा समेत सभी 6 महामंडलेश्वरों को ऐसा करने से पहले जूना अखाड़े को भरोसे में लेना चाहिए था। उनका मंडलेश्वरों का परिषद बनाने का कोई औचित्य नहीं होता है, और वो किस लिए बना रहे हैं तो बिना अखाड़े को विश्वास में लिए ऐसा कुछ काम करना अनुचित माना जाता है। इस विवाद से पहले कुंभ परिसर में जगह को लेकर विवाद छिड़ा था, जिसके चलते शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद कुंभ मेला छोड़कर ही चले गए थे। इलाहाबाद में संगम तट पर लगा है आस्था का मेला। आस्था के इस महाकुंभ में आज का दिन श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज है मौनी अमावस्या। श्रद्धालु आज मौन रहकर व्रत रखते हैं। माघ मास के इस दिन को मान्यताओं के मुताबिक बेहद पवित्र माना गया है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक सागर मंथन से निकले अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों में होड़ मच गई थी, जिससे अमृत की कुछ बूंदें छलककर इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। पौराणिक मान्यता है कि इन स्थानों की नदियों के अमृत खुले जल में डुबकियां लगाने से भक्तों के पापों का नाश हो जाता है। महाकुंभ के दौरान सोमवार के दिन लगने वाली मौनी अमावस्या को बेहद शुभ घड़ी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन संगम के पवित्र जल में देवताओं का भी निवास होता है। श्रद्धालु इस दिन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर अपनी क्षमता के हिसाब से सोना, वस्त्र और धन का दान कर पुण्य कमाते हैं। इस दिन गोदान की भी परंपरा है। संगम स्नान के बाद श्रद्धालु आज के दिन शिव और विष्णु की पूजा करते हैं। ये तस्वीरें बता रही है कुंभ नगरी सुरक्षा के कैसे घेरे में है। अफजल गुरु की फांसी के बाद इलाहाबाद में महाकुंभ की सुरक्षा और कड़ी हो गई। जमीन से लेकर आसमान तक से निगरानी हो रही है कुंभ मेले की। घोड़े पर सवार सुरक्षा कर्मियों की गश्त पहले से ज्यादा कर दी गई। कुंभ में पहुंच रहे लाखों श्रद्धालुओं को देखते हुए पुलिस कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं। अफजल गुरु को फांसी दी गई है, उसके परिप्रेक्ष्य में सभी संवेदनशील जगहों पे जो है वो एंटी राइट कंट्रोल के हिसाब से ड्यूटियां लगाई जाएंगी। सभी संवेदनशील क्षेत्र पे जो है वो एसडीएम सीओ गश्त कर रहे हैं, और खास करके अभी आपको मालूम है कि हमारे यहाँ कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो कुंभ में हमारी सबसे ज्यादा संवेदनशीलता बनी हुई है। महाकुंभ में शाही स्नान नजदीक है। लाखों श्रद्धालु पहले से ही इलाहाबाद में मौजूद हैं और अनुमान है कि शाही स्नान के लिए 3 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ में पहुंचेंगे।
पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बिना श्रद्धालुओं को तकलीफ पहुंचाए सुरक्षा चाक चौबंद रखे। इलाहाबाद में जगह जगह पर बने चेक पोस्ट पर सभी आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। भारी वाहनों से लेकर छोटी छोटी गाड़ियों के रूट को डाइवर्ट कर उन्हें चेक किया जा रहा है। सुरक्षा इंतजाम में कोई चूक न रह जाए, इसलिए 100 से भी ज्यादा पुलिस कंपनी को मेले के क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है। पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। हमारा पुराना जो मेला के अंदर में सेक्टर जोन वाला स्कीम था उसको हमने रिवाइव किया है और उसके बाद लगातार सीसीटीवी से जो हम पूरे मेला के हर क्षेत्र पर नजर रखे हैं। वॉच टावर्स हमारे जो है वो एक्टिवेटेड हैं, जहां पर के हमारे लोग लगे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि कुंभ में सुरक्षा सबसे ऊपर है, लेकिन अफजल गुरु की फांसी के बाद राज्य भर में चौकसी बरती जा रही है। यूपी के सभी अति संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इलाहाबाद में इस संगम तट पर अगर कुंभ महाकुंभ के आज के शाही स्नान की बात करें, खासतौर पर अगर आप देखें जिस जगह शाही स्नान होता है मौनी अमावस्या का, वो वहाँ पर पुलिस ने किस तरीके से तैयारियां कर दी हैं। 6 बजे के बाद अखाड़ों का यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। एक के बाद एक अखाड़े क्रमवार यहाँ आएंगे। सबसे पहले शैव मत के अखाड़े आएंगे, उसके बाद से वैष्णव मत के आएंगे, उसके बाद से उदासी आएंगे। और जाहिर है यहाँ पर अभी तक थोड़ी देर पहले तक आम लोगों का स्नान चल रहा था, लेकिन शाही स्नान का जैसे ही समय शुरू हुआ है पुलिस यहाँ पर बड़े पैमाने पर तैनात हो गई है। सुरक्षा कर्मियों को देखा जा सकता है जो कि यहाँ पर शाही स्नान की तैयारियों में लग गए हैं। चूंकि अखाड़े 5:30 के बाद से चलने शुरू हो जाएंगे, 6 बजे के बाद वो कभी भी पहुंच सकते हैं। उस नाते यहाँ पर इलाहाबाद के इस महासंगम पर देखिए आज जो जिस तरीके की तैयारियां हैं, चूंकि सबसे पवित्र स्नान आज का होता है इस पूरे महाकुंभ में, और उसी हिसाब से तैयारियां। और अगर आप जनसैलाब देखें तो किस तरीके से उमड़ पड़ा है चारों तरफ, उससे अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से करोड़ों की तादाद में लोग आज यहाँ जमा हैं और एक के बाद एक स्नान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के शाही स्नान के दिन जिस अखाड़े को सबसे पहले मौका मिलता है वो अखाड़ा आ चुका है। जी हाँ, यहाँ पर महानिर्वाणी अखाड़ा और उसी के साथ अटल अखाड़ा। हर हर महादेव! ये दोनों ही अखाड़े एक के बाद एक यहाँ पर संगम तट पर आ चुके हैं। देख सकते हैं जो शो किस तरीके से जिस भव्यता की उम्मीद लोग करते हैं, झंडे, बैनर, बड़े बड़े पताके, बैंड बाजे, इसके साथ यह जो है पहुंच चुके हैं। यह 2 अखाड़े महानिर्वाणी और अटल अखाड़े यहाँ पर सुबह सुबह इस त्रिवेणी संगम पर देख सकते हैं बड़े पैमाने पर धर्माचार्य यहाँ पर कई जो है जो जिनको चलने में अस्वस्थता है वो व्हीलचेयर पर पहुंचे हैं, लेकिन श्रद्धा जो है जो पवित्रता है उस दिन की वो इस कदर कि लोग जो है मौका नहीं छोड़ना चाहते, चाहे वो धर्माचार्य नहीं क्यों ना हो। और वो जुलूस की शक्ल में रथ पर बैठे हुए जो बड़े धर्माचार्य हैं और उसके साथ यह जो है सो नागा सन्यासी जिनको देखने के लिए लोग बेचैन रहते हैं, जिनको देखना लोगों के लिए जीवन भर का एक सपना होता है, वह यह देखें आप नागा साधु जो कि घोड़े पर बैठे हुए हैं। घोड़े पर बैठकर यह जो है आ रहे हैं, यह आगवानी कर रहे हैं। इसके पीछे अखाड़े में जो बैठे तमाम जो अखाड़े में शामिल धर्माचार्य हैं, जो भक्त हैं, जो संत हैं, यह धर्म ध्वजाएं लेकर अपने अखाड़े की पहचान लेकर यह ग्रुप यहाँ पर आ चुका है। तो ये इस तरीके से एक के बाद यह जो है जो महानिर्वाणी और फिर अटल अखाड़े क्या सज धज है वो देख सकते हैं। फूल माला के साथ लदे बदे साथ में दंड लिए हुए, यही वो परंपरा है, वही वह रंगीनियत है इन अखाड़ों की जिनको देखने के लिए लोग आते हैं। और इस तरीके से शाही स्नान का सिलसिला यहाँ पर इलाहाबाद में मौनी अमावस्या के दिन शुरू हो चुका है। मौनी अमावस्या इलाहाबाद महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान और उसके सबसे बड़ा आकर्षण होता है नागा साधु। शाही स्नान के लिए निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा, ये दोनों अखाड़ों का सम्मिलित जो है जुलूस निकला हुआ है। यहाँ पर सबसे आगे ये जो चांदी की रथ, चांदी की पालकी कहें, इसमें अखाड़े के इष्ट देवता होते हैं, उन्हें नागा साधु साथ लेकर चलते हैं। उसके पीछे पीछे नागाओं की फौज होती है। ये नागा जिन्हें अखाड़े के सैनिक कहा जाता है, शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय के 7 अखाड़े बनाए थे। उस अखाड़े में नागाओं को, जिन्हें की फौज कहा जाता है, धर्म की रक्षा के लिए बनाया जाता है। नागा जिनके बनाने के लिए कठोर तप करना पड़ता है। नागा भी 2 तरह के होते हैं, दिगंबर और एक नागा जो कपड़े पहनते हैं। नागाओं को बनाने के लिए उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है और ये नागाओं की फौज की एक झलक देखने के लिए इस वक्त इलाहाबाद के महाकुंभ में देश दुनिया के
लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग आए हुए जो शाही स्नान के लिए निकले हैं। नागाओं की फौज गंगा, यमुना और विलुप्त हो चुकी सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने के लिए, जिसे त्रिवेणी कहते हैं, नागाओं की अद्भुत फौज, पूरा शरीर भाभूत से लिपटा हुआ, किसी के हाथ में त्रिशूल, किसी के हाथ में भाला, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में पर्चा, कोई घोड़े पे सवार, कोई हाथी पे सवार, कोई पैदल ही नगाड़ा बजाते हुए हर हर महादेव के नारे से गूंजता हुआ इलाहाबाद के कुंभ में ये संगम का इलाका बिल्कुल एक अद्भुत दृश्य है जिसे देखने के लिए सालों लग जाते हैं। ये महाकुंभ का मेला लगा हुआ है यहाँ पर, और इस वक्त नागाओं की यानी कि निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़े के नागाओं की फौज हर हर महादेव के जय घोष के साथ निकले हुए हैं, और जिस रास्ते पे निकले हैं उसके दोनों तरफ भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। उनकी एक झलक देखने के लिए लोग उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, लोग उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। आज ये पूजनीय है, आज ये वंदनीय है, ये संगम है, ये आस्था की एक डुबकी लगाने नागा भी आए हैं, भक्त भी आए हैं। यहाँ आस्था, विश्वास और भक्ति का अद्भुत संगम है। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी देने के बाद अब उसके परिवार वालों ने तिहाड़ जेल के डीजी को चिट्ठी लिखकर मुस्लिम रिवाज के मुताबिक उसके अंतिम संस्कार की बाकी रस्में अदा करने की इजाजत मांगी है। इस्लामिक लॉ के अंदर, इस्लामिक कानून में जो लास्ट राइट, अंतिम क्रिया करने का जो ज़रूरतें होती हैं, उसके लिए वो चाहते थे कि उनको जेल में आकर जहाँ पर उनको दफनाया गया है कि वहाँ पर फ़िलहाल तो उनको लास्ट राइट्स परफॉर्म करने की अनुमति दी जाए। उसके वाइफ और उसका बच्चा माइनर या उसकी माँ, उसका जो परिवार है, उन्होंने तो कोई कसूर नहीं किया था। उनको ये हक था कि वो उससे उसके आखिरी समय में मिल सकते और जो भी उनको परफॉर्म करना है वो कर सकते, और अब भी जो उनका कब्र पर जो भी वो कर सकते हैं लास्ट राइट्स, जैसे नमाज जनाजा करने का हक उनको होता है, और भी कई मुस्लिम लॉ में राइट्स होते हैं। तो वो उनकी एक दिली ख्वाहिश है कि कम से कम उनको आखिरी समय में जो कब्र पर उनको जो भी फातिहा पढ़ना है या जो भी काम करना है वो करता है। अफजल को कल सुबह 8 बजे के करीब तिहाड़ जेल में ही फांसी दी गई थी। परिवार की मांग पर सरकार का कहना है कि अफजल को पहले ही दफनाया जा चुका है। Body has already been buried, as per the jail manual, as per the provisions of jail manual. तिहाड़ जेल प्रशासन ने परिवार की तरफ से भेजी गई चिट्ठी गृह मंत्रालय को भेज दी है। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सियासत तेज होती जा रही है। अब तक फांसी के वक्त को लेकर सवाल उठा रही बीजेपी ने अब एक नई चाल चल दी है। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कह दिया है कि फांसी का श्रेय सरकार को नहीं, राष्ट्रपति को देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इस बात का श्रेय सरकार को देने के बजाय हम राष्ट्रपति महोदय को देंगे, क्योंकि उन्होंने इस मामले को लटकाया नहीं, जल्दी जल्दी इस पर फैसला अपना सुनाया और अंततः बाध्य होकर भारत सरकार को अफजल गुरु को फांसी देनी पड़ी, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा उनका अपील मर्सी पिटीशन रिजेक्ट करने के बाद सरकार के लिए कोई विकल्प नहीं बचा। तो इसलिए सरकार के द्वारा ये मजबूरी में लिया गया फैसला है। इससे पहले बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी ने भी अफजल की फांसी के वक्त को लेकर सवाल उठाए थे। 1 साल है चुनाव के, और दूसरा इस समय बड़ी तेजी से देश में ये आवाज उठ रही है कि आप एक प्रकार के टेररिज्म को दबाने के लिए दूसरे प्रकार के टेररिज्म का बहाना बना रहे हैं। तो उससे निपटने के लिए, अपने को हाथ साफ करने के लिए, और शिंदे जी ने जो कुछ कहा है या चिदम्बरम जी ने जो कुछ कहा है, उसके बचाव में उन्होंने इस समय उसको चिन्हित किया। अन्यथा ये काम तो कई साल पहले हो जाना चाहिए। कांग्रेस सफाई में कह रही है कि कानून ने अपना काम किया है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है ये देश के कानून के मुताबिक जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत लिया है। लेकिन अब तक अफजल को फांसी ना दिए जाने को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी हाथ से निकल रहे मुद्दे को एक नया रंग देकर मौका नहीं चूकना चाहती। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्मा सकता है। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 3 दिन के बंद के ऐलान के साथ ही
सुरक्षा और चाक चौबंद कर दी गई है। श्रीनगर में कल सुबह से ही कर्फ्यू लगा हुआ है। अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद श्रीनगर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं और यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। माना यह जा रहा है कि हुर्रियत ने 3 दिन के लिए बंद की जो कॉल दी है, उस दौरान यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, विरोध के रूप में कुछ भी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है, जिसके चलते जगह जगह सीआरपीएफ और जे&के पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों ने, हथियारों से लैस जवानों ने हर इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। हुर्रियत ने बंद का ऐलान संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के विरोध में किया है। श्रीनगर के अलावा अफजल के गृह जनपद बारामूला और सोपोर में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राज्य सरकार ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सबसे पहले तो रियासत के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके वो हालात को बिगड़ने ना दें। अफवाहें फैलने से रोकने के लिए कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट और केबल टीवी पर रोक लगा दी गई है। देश भर में स्वाइन फ्लू तेजी से पांव पसार रहा है। उत्तर भारत में राजकोट, नोएडा और फरीदाबाद में स्वाइन फ्लू के नए मामले सामने आए हैं। गुजरात के राजकोट में 37 साल के एक मरीज की मौत स्वाइन फ्लू से हो गई। शुक्रवार शाम को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके अलावा यहां 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि हुई है। नोएडा में 3 नए मरीज सामने आए हैं। नए मरीज सामने आने से अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब तक दिल्ली एनसीआर में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि दिल्ली में आज कोई नया मामला अभी सामने नहीं आया है। मरीजों की संख्या अभी 64 है। नोएडा जो दिल्ली से सटा हुआ है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नोएडा में रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं या दिल्ली रहते हैं नोएडा में काम करने आते हैं, तो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे केसेज में स्वाइन फ्लू का चांसेस तो बनते ही हैं कि यहाँ पर भी हो सकता है, तो उसको लेके एक हाई अलर्ट हमने जारी कर दिया गया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में स्वाइन फ्लू के 2 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ अब मरीजों की संख्या 37 तक पहुँच गई है।